अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ इस दुआ और उम्मीद के साथ कि जहाँ जहाँ प्रोग्राम देखा जा रहा है आप खुशो खुरम हैं, खैरियत से हैं, अच्छी सेहत में हैं। जनाब, प्रोग्राम में आज क्या कुछ होगा आपके साथ कुछ हाईलाइट्स शेयर कर लेती हूँ। टॉप स्टोरीज क्या होने वाली है। कराची और लाड़काना से अच्छी खबर ये आ रही है और हुकूमत का एक बड़ा अच्छा इकदाम सामने आया है और वो ये है कि कराची में 1122 एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया गया है, जो कि शहरियों की सहूलत के लिए नहायत ही एक अच्छा और एक बेहतर कदम है। आगे बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हुकूमत को दी गई 6 दिन की जो मुद्दत थी, जो मोहलत थी, अब वो खत्म हो चुकी है। देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का अगला लाहा अमल या हिकमत अमली या स्ट्रेटेजी क्या होगी। हो सकता है कि आज शाम तक ही कोई अच्छी या कोई बड़ी खबर सामने आ जाए। शुगर के मसले के हवाले से बात होगी। तमाम वो लोग जो कि शुगर के मसले में मुब्तला है और एक तकलीफ दे बीमारी है, एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, डॉक्टर हमारे साथ होंगे। कैसे आपको अपनी शुगर को कंट्रोल करना है, कैसे इससे बचना है और कैसे नॉर्मल अच्छी ग़िज़ा खाते हुए भी आप इस पर काबू पा सकते हैं, ये सारी टिप्स भी होंगी, बहुत सारी बातें भी होंगी। लेकिन जो आज की टॉप स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहली खबर, 22 साल से भारत में कैद एक पाकिस्तानी की हुकूमत अपील के बारे में बात करने जा रही है। अपने प्यारों का जो इंतज़ार होता है, जो कि तवील इंतज़ार होता है, वो बड़ा मुश्किल होता है, चाहे वो आपके माँ बाप हों, आपके बहन भाई हों या आपकी औलाद हो। और अगर ये इंतज़ार इतना लंबा हो जाए तो ये एक नहायत ही मुश्किल और तकलीफ का मरहला होता है। बाप जिंदा है और औलाद गुज़श्ता 22 बरसों से अपने बाप के इंतज़ार में है। ये कहानी है, ये दर्दनाक कहानी है वज़ीराबाद के रिहायशी वारिस राजा की, जो आज से कई बरस पहले अपने दोस्त से मिलने के लिए भारत पहुंचा और भारत में वारिस को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। पुलिस ने वारिस के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया। 17 साल तक केस का ट्रायल चलता रहा, उम्र कैद की सजा हुई और दिसंबर 2019 में हाई कोर्ट ने सजा को कल अदम करार दे दिया। लेकिन अदालती फैसले के 2.5 साल बाद भी वारिस को रिहाई नहीं मिली। बात करेंगे इसी हवाले से, हमारे साथ मौजूद है वारिस राजा के साहबजादे और उनकी बेटी गुलजार अहमद और फरीहा ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया गुलजार आपका, फरीहा आपका कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताइएगा आपके वालिद की कहानी क्या है, उनकी दास्तान क्या है, कितने अरसे से वो भारत की जेल में कैद हैं? जी, मेरे वालिद साहब 1999 में अपने दोस्त से मिलने के लिए इंडिया गए, तो उधर पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में लेकर मुख्तलिफ उनके मुकदमात का इंदराज किया और उन्हें जेल भेज दिया। 2017 तक उनका मुकदमा चलता रहा। 2017 में लोकल उधर जो अदालत थी उसने उम्र कैद की सजा सुनाई मेरे वालिद साहब को। तो वालिद साहब ने जेल में ये अपील की इलाहाबाद हाई कोर्ट। 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरे वालिद साहब के जो भी मुकदमात थे सब खत्म कर दिए और उनको बरी कर दिया। लेकिन 3 साल का अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक मेरे वालिद साहब वापस नहीं आए और ना कोई इक़दामात किए। तो अब मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूंगा जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब और वज़ारत दाखिला और जो भी महकमे इनके साथ ये कर सकती हैं। फरीहा भी आपके साथ, आपकी बहन भी मौजूद हैं। फरीहा, इतने लंबे अरसे में आपके वालिद साहब से किसी किस्म का कोई राब्ता किया हो, बात करवाई गई हो? आखिरी मर्तबा कब आपकी उनसे बात हुई थी? लास्ट टाइम अबू का 5 साल पहले अबू का खत आया था, उसके बाद से हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ उनसे। अच्छा, क्या कहते हैं अपने खत में? वो यही बस अपना हाल अहवाल लिखते थे, बस यही कहते थे कि हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी रिहाई नसीब करे। अब गुलजार, क्या खत में उन्होंने लिखा, क्या खत का मतन था, किन हालात से गुजरे, कोई अपनी आप बीती शेयर की उन्होंने इस पूरे अरसे में? जी, उन्होंने खत में सिर्फ यही शेयर किया हमारे साथ कि मैं ठीक हूँ। उन्होंने हमें तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो और मैं इंशाअल्लाह ताला जल्दी आ जाऊँगा, बहुत जल्द मैं आपके पास हूँ, यही उन्होंने लिखा। इतना वक्त गुजर गया, कहाँ इंटरनेट और मोबाइल का दौर है। आखिरी राब्ता आज से 5 साल पहले हो रहा है और वो भी फ़ोन पर बात नहीं करवाई जा रही है, ख़त भिजवाया जा रहा है। आखिरी मरतबा फ़ोन पर बात कब हुई आपकी गुलजार उनसे?
आखिरी दफा मेरी बात तो उनसे हाथों किताबत के जरिए हुई है। कभी आपने इतने पूरे अरसे में उनकी आवाज नहीं सुनी, उनको देखा नहीं? नहीं, ना उनकी आवाज सुनी है ना उनको देख सका। किसी किस्म का कांटेक्ट आपकी जानिब से किया गया हो? आजकल तो वीडियो कॉल का दौर है, फोन पर बात की जा सकती है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया गया वहां से किसी किस्म का कि बात करवाई जाए बाप की अपनी औलाद से? इतने सालों से एक शख्स जो है वो कैद है झूठे मुकदमे में। जी मैडम, मैंने 2 दफा वीजा के लिए अप्लाई भी किया कि मैं इंडिया जाके अपने वालिद साहब के केस की पैरवी करूं और उन्हें रिहाई दिला सकूं, लेकिन 2 दफा इंडियन एम्बेसी ने स्पॉन्सर ना होने की वजह से रिजेक्ट कर। निहायती शर्म की बात है भारतीय हुकूमत के लिए, भारतीय एम्बेसी के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो इस तरह के ऊंचे हथकंडे करते हैं। 22 साल का अरसा कुछ छोटा अरसा नहीं होता, इंसान का बचपन चला जाता है, जवानी आ जाती है। अब मुझे बताइएगा फरीहा, किस तरह से बाप के बगैर, अपने वालिद के बगैर ये जो जिंदगी का जो कठिन दौर होता है या जो जिंदगी होती है, बचपन आपने अपने वालिद के बगैर देखा, किस तरह से आपकी जिंदगी का सफर रहा? जी मैं 4.5 साल की थी जब से मेरे अब्बू कैद हैं, ठीक है। तब से हम अपने वालिद की बड़ी कमी फील करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमारी मतलब ऐसे खुशी गमी में हम अपने अब्बू को बहुत याद करते हैं, ऐसे ही हमारा टाइम स्पेंड होता है कुछ के लिए दुआएं करते हुए, उनकी राह तकते हुए। जी फरीहा, कोई आखिरी झलक याद है आपको अपने वालिद साहब की? वैसे तो आप बहुत छोटी थी, 4 साल की आप थी, अब तो जमाने बीत गए कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही फील होता है जैसे कुछ ख्वाब सा था, मतलब अब्बू के साथ गुजारा हुआ टाइम। तब तो बहुत छोटी थी मैं, मुझे इतना याद नहीं है। अपनी वालिदा के बारे में बताइए, वो भी हमारी टीम ने हमें बताया कि वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या आपकी अम्मी फरीहा बताती रही आपके वालिद के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, अपने बच्चों को क्या बताती रही? हाँ जी, अम्मी यही बताती थी कि आपके अब्बू बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ज्यादा प्यार करने वाले, बहुत मिलनसार, बहुत केयरिंग थे। इंतजार तो रहा उनको अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में आपके वालिद साहब का? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब से हमने होश संभाला ना, हमने अपनी अम्मी को उनके लिए वजीफे करते, उनके लिए पढ़ाइयाँ करते, उनके लिए दुआएं करते देखा है। हमारी मतलब हमारी अम्मी की जिंदगी ऐसे ही खत्म हो गई है, उनके लिए दुआएं करते, उनकी राह तकते, उनका इंतजार करते। तो कोशिश की गई अब दोबारा से? अब गुलजार, आपकी वालिदा की यकीनी तौर पर ख्वाहिश होगी कि अब अपनी जब आप इंसान आखिरी सांसें गिन रहा होता है तो इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपने प्यारों का दीदार कर सके। तो आपने कोशिश की उस वक्त जब आप अपनी वालिदा को अपनी आखिरी अयाम में देख रहे थे कि किसी तरीके से बात हो जाए, किसी तरीके से वालिदा जो हैं वो हाल अहवाल सुन लें या आवाज़ सुन लें, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं सामने आया? जी ऐसी कोई बात नहीं सामने आई, सिर्फ हाथ के जरिए उनके साथ ताल्लुक था, वो भी 5 साल पहले खत्म हो गया। तो उन्हीं को अभी 4 साल हुए, 2018 में वो तो बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा है मेरे लिए। मैं बड़ा हूँ, सबसे बहन भाई हूँ। तो घर की सारी जिम्मेदारी आप पर रही, आप 2 बहन भाई हैं, आपने फिर सपोर्ट किया। कैसे आपकी वालिदा फिर पूरे घर को चलाती थी? किस तरह का आपका बचपन गुजरा? जी मैडम, मैं तकरीबन 17 साल की उम्र थी मेरी, तो अबू के जाने के बाद फिर मैंने ये प्राइवेट लोकल जो फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया। मेरे हम 9 बहन भाई, मैं दूसरे भाई जो हैं वो भी ऐसे फैक्ट्री में काम करके अपना नौकरी पाते। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्या इल्जामात लगाए गए भारत की जानिब से उन पर? वो दहशतगर्दी के उन पर इल्जामात, दहशतगर्दी के गिरफ्तार किया गया, कैद हुई। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएं कि अब जो अदालती फैसला सामने आ चुका, उसके 2.5 साल के बाद भी क्यों वारिस राजा को रिहाई नहीं मिल रही? क्यों वो अब तक पाकिस्तान नहीं पहुंचे? उनकी तो कैद, उनकी जो सजा है वो तो अब खत्म हो चुकी। जी मैडम, मैंने इधर जब वालिद साहब को उधर से रिहाई मिली इलाहाबाद हाई कोर्ट से, तो मैंने इंटीरियर मिनिस्ट्री में एक एप्लीकेशन हो की, तो लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था। वो बार बार यही कहते थे कोरोना की वजह से उनके ऑफिस नहीं खुल रहे,
या ऐसी कोई ना कोई बात जो है ना रिस्पॉन्स वाली कोई बात नहीं उधर से। क्या कहना चाहेंगे आप भारतीय हुकूमत के इस शफाक रवैये पर, क्या कहेंगे आप? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी यही बोलूँगा कि बहुत हो चुकी है। मेरे वालिद साहब ने बेगुनाही की बहुत ज़्यादा सजा काट चुके हैं। अगर उन पर कुछ साबित भी हुआ तो फिर भी वो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। वो अदालत ने उनको बरी भी कर दिया। सारा मेहरबानी करके मेरे वालिद साहब पे थोड़ा रहम करें और उन्हें। रिहाई के बाद किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ? वालिद साहब ने बताया अपनी रिहाई के बाद कि रिहाई हो चुकी है, या क्या हुआ उनके साथ, किस तरह का सलूक बरता गया, वो किधर हैं, किन हालात में हैं, आप लोगों को कुछ मालूम नहीं है? अगर राब्ता करते हैं तो बात नहीं हो पाती है? जी उनसे बात नहीं होता, हम कैसे राब्ता कर सकते हैं? सिर्फ जेल में उनके साथ खुदाबत कराता है। और हुकूमत पाकिस्तान से क्या आपकी अपील है? किसी हुकूमती टीम ने, किसी वुज़रा तक आपकी रसाई हो पाई अभी तक? नहीं, अभी तक किसी भी के रसाई नहीं हो सकी। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मियां शहबाज साहब से, वज़ीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली मेहरबानी करके मेरे वालिद साहब की वापसी के लिए ठोस इक़दाम कीजिए। बहुत शुक्रिया गुलजार और फरीहा, अल्लाह ताला आपको सब्र दे और हमारी दुआ है कि आपके जो वालिद साहब हैं वो जल्द अज जल्द घर पहुंचे, आप लोगों की उनसे मुलाकात हो। 22 साल का अरसा कोई छोटा अरसा नहीं होता, एक तवील दौरानिया होता है। आपकी ज़िंदगी के 22 कीमती साल जिसने भारतीय कैद में गुजार दिए। मेरी भी यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान से और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से यही अपील है, यही दरख्वास्त है कि अगर आपकी टीम ये प्रोग्राम देख रही है, ये सेगमेंट देख रही है, तो खुदारा इनके लिए कुछ करे। और जिस शख्स ने इतनी ज़िंदगी का लंबा अरसा भारतीय जेल में गुजार दिया, उसको अब इंसाफ मिलना चाहिए, अब उसकी घर वापसी हो जानी चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब, वंस अगेन इन प्रोग्राम। और अब कुछ बात करेंगे पॉलिटिकल हैपनिंग की। मुल्क में जो सियासी गहमी है, जो सियासी हलचल है, वो अपने उरूज पर है। 6 दिन की मोहलत दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान की जानिब से और कहा गया कि 6 दिन में इस्तीफे सामने आए, असेंबलियां रिजॉल्व हो और नए इंतखाबात करवाए जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। खान साहब तो 6 दिन की मोहलत देकर धरना मनसूख करके बरी गाला चले गए। अब देखना यह है कि अगली स्ट्रैटेजी या अगली हिकमत अमली या अगला लाहा अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या होता है, क्योंकि 6 दिन की डेडलाइन अब हो चुकी है खत्म। दूसरी जानिब जो अहम बात है, जो काफी दिन से खबरों की जीनत भी बनी हुई है, और वो ये है, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान के पास जो असलहे की मौजूदगी है और इसके ऊपर जो स्टेटमेंट सामने आ रही है, वजीर आला KPK महमूद खान ने भी फोर्स इस्तेमाल करने का कहा है कि हुकूमत के खिलाफ फोर्स इस्तेमाल की जाएगी। ये सारी बातें जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है, एक सवालिया निशान है कि क्या तसादुम करने की कोशिश की जा रही है, क्या सिचुएशन बनेगी। जो भी हो, इस मुल्क के मुफाद में हो, इस मुल्क को नुकसान ना पहुंचे, इस मुल्क के लोगों को, आवाम को, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यही हमारी अपील है जमातों से भी और हुकूमत से भी। बात करेंगे अली गौहर बलोच साहब, PMLN से इनका ताल्लुक है, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आपने वक्त निकाला। खान साहब की दी गई मुद्दत तो खत्म हो रही है, हो गई है, इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी नहीं किया, असेंबलियां भी डिसॉल्व नहीं हुई, तो क्या करेंगे खान साहब आगे चलकर? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया है कि अगर कुछ दोबारा से शहर इक़्तिदार का रुख किया गया तो ताकत का इस्तेमाल भी किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबिया देखें, खान साहब जो हैं वो वक्त के साथ साथ हर चीज में एक्सपोज हुए हैं। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि इंसान, किसी भी इंसान का जो किरदार होता है वो इस दुनिया में ही जो है वो मतलब एक्सपोज हो जाता है और उसकी असल शक्ल सामने आ जाती है, क्योंकि धोखा, फ्रॉड और झूठ जो है वो उसकी ऊपर लंबी नहीं होती। आप देख लें कि 2013 में जब खान साहब ने भरपूर एहतजाजी मुहिम शुरू की और 22 करोड़ अवाम से झूठ बोलने शुरू किए
एक एक झूठ पर आकर वो अपने दौरे हुकूमत में उनको हजीमत उठाना पड़ी, उनको शर्मिंदगी उठाना पड़ी, और रोज जो बातें वो करते थे अपनी हर बात की मतलब है उन्होंने खुद ही अपनी जुबान से ही जो है गवाही दे दी और मुखालफत की। आप देखें कि अब इसी तरह से अब खान साहब का बयानिया क्या है। पहले ये बयानिया शुरू हुआ कि वो तब्दीली का बयानिया आया जब इन्होंने स्टार्ट किया काम। तब्दीली के बाद फिर मदीना की रियासत का मतलब है कि एक लोगों में मतलब है कि वो एक फ्रॉड पर मबनी एक बयान चलाया गया और इतनी मुकद्दस जगह का नाम लेकर मतलब क्या क्या झूठ बोले गए। फिर उसके बाद अब जो है वो साजिश का बयानिया आ गया है। तो मकसद ये है कि ये खान साहब का हर बयानिया इससे ज्यादा बेहतर था कि वो अपनी एनर्जी वेस्ट करते, कोई मुस्बत काम करते, कोई पाकिस्तान की मुआशी हालत को बेहतर करते, लोगों और हकीकत पर और हकायक पर मबनी सियासत करते। लेकिन जिस आदमी की रविश ये हो कि उसने अपनी झूठ पर मबनी सियासत करनी है, तो फिर अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम है कि वो फिर उसमें बरकत नहीं आ सकती, फिर मामलात वो खराब होते हैं। देखें, दूसरों को चोर और डाकू कहने वाला खुद फरा गोगी के जरिए चोरियां और डाके करते हुए पकड़ा गया। तो ये देखे ना कि मतलब है कि अब अगर बंदा शर्मिंदगी महसूस ना करे या वो ये समझे कि मुझे इन चीजों से फर्क कोई नहीं पड़ता, तो वो तो उसका अपनी एक चले बलोच साहब, हम बयानबाजी पर बात नहीं करते हैं। अगर वहां से बात हो रही है तो यहाँ से भी राना सनाउल्लाह साहब ने भी अपनी एक स्टेटमेंट दी है। मैं चाहूंगी कि आप भी वो एक बार सुन लें, लोग भी वो एक बार सुन लें, फिर मजीद इसके ऊपर गुफ्तगू और बात करते हैं। जी प्ले कीजिएगा। बिल्कुल इस बात के ऊपर पूरी तैयारी है कि अब ये आएँ। इंशाअल्लाह ताला मैं देखूंगा कि किस तरह से ये केपी के साइड से जो है ये उन बैरियर्स को जो है वो क्रॉस करते हैं और किस तरह से अब इस्लामाबाद की किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी घर में जो है वो 10 बंदों को भी ये जो है ये ठहराते हैं। अब इन चीज़ों को हम इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह से पूरी हिकमत अमली से मैंने आज कैबिनेट को भी यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह ताला अब आइंदा इनको जो थोड़ा बहुत हुआ है, और वो भी मैं समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये धोखा देने में कामयाब ना होती। अब गौहर साहब, आपने सुना गुफ्तगू, आपने यकीनी तौर पर सुनी राना सनाउल्लाह साहब की। कहते हैं कि पूरी तैयारी है हुकूमत की, हुकूमती टीम की। आपको क्या लगता है, दूसरी जानिब जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो बता रहे हैं कि जी असलहा बरदार हैं, केपी के जो वहाँ के जो वज़ीर आला हैं महमूद खान साहब, वो भी कहते हैं कि विफाक के साथ तैयारी सामने करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, फोर्स इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप नहीं समझते कि ये सूरत हाल जो है वो तसादुम की जानिब बढ़ रही है? जो सूबे और विफाक अगर आमने सामने आ जाएंगे तो टकराव की, तसादुम की, इंतशार की सूरत हाल पैदा होगी। कैसे कंट्रोल किया जाएगा फिर इसको? देखिए नबिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और जाहिर है कि अब मौजू भी यही है आजकल जो पाकिस्तान के हालात है। देखिए सूरत हाल ये है कि हमारा तो मौक़िफ़ ही यही है कि खान साहब जो हैं वो कोई एहतजाज नहीं कर रहे। वो हमेशा कहते हैं एहतजाज का फैलाना, इंतशार चाहते हैं, मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं, पाकिस्तान को लॉकडाउन करने की बात करते हैं, पाकिस्तान में मतलब है कि खून बहाने की बात करते हैं, पाकिस्तान के अवाम का जीना जिस तरह से मुआशी तबाही के जरिए दोबर किया, अब वो अपने इंतशार के जरिए और अब वो मतलब है कि असला के दौर के ऊपर धावा बोलना एक मतलब है कि आपके मरकजी ये जो असलहे की बात है गौहर साहब, ये तो बात दूसरी जानिब से भी आती है ना। जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात करते हैं तो वो लोग भी कहते हैं कि पंजाब पुलिस में अब जितने भी हैं वो गुल्लू बट भर्ती कर लिए गए हैं, वो तमाम लोग हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और हवाई फायरिंग होती है, ये होता है, तशद्दुद होता है, कारकुनान को रोका जाता है, मारा पीटा जाता है, आंसू गैस शेल बरसाए जाते हैं, वो भी एक्सपायर होते हैं। तो ये सारी बातें तो उस साइड से भी आती हैं। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए बात ये नबिया, अगर मुझे आप बात मुकम्मल करना दे तो मैं आपको मुख्तसर टाइम में मतलब है कि मैं आपको इसकी वजाहत करता हूँ। देखिए बात ये है कि पहली बात तो ये है कि पुरअमन एहतजाज करना हर पार्टी का बुनियादी हक है, वो उसको होना चाहिए। लेकिन अगर उसके अज़ाइम सियासी हों, अगर वो पॉलिटिकली कोई मुहिम चलाना चाहे, पॉलिटिकली कोई प्रोटेस्ट करना चाहे, तो वो तो उसका हक है। लेकिन आपने देखा
कि पिछले पीडीएम की जब तहरीक चली थी, मुस्लिम लीग नून ने और पीडीएम ने और मुस्लिम लीग नून ने इंडिविजुअल हमने कितने जलसे किए, कितनी दफा जुलूस निकाले, मार्च हुए, मौलाना फजलुर रहमान साहब का मार्च हुआ, बिलावल भुट्टो ने मार्च किया, इस्लामाबाद तक आए, लेकिन रास्ते भी चल रहे थे। किसी अवाम के बंदे को तंग नहीं किया गया था, कोई लॉकडाउन नहीं किया गया था, किसी असेंबली के जंगले नहीं तोड़े गए थे, किसी पीटीवी पर हमला नहीं किया गया था, किसी मतलब है कि वो मतलब उसके इर्द गिर्द सुप्रीम कोर्ट के कब्रें नहीं खोदी गई थी और कोई एक गमला तक नहीं टूटा था। इमरान अहमद नियादी ने अभी कितने जलसे किए। हुकूमत का फर्ज है कि अगर आप पुरअमन एहतजाज करें तो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। कितने इन्होंने जलसे किए, कोई इनको रोका गया? मकसद ये कि उस वक्त इनके स्टेज से ये आवाजें नहीं आई कि हम खूनी मार्च करेंगे। अब जब ये सियासी तौर पर नाकाम हो गए और इनका मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि ये कहते हैं कि जनाब दोबारा हम इलेक्शन, जल्दी इलेक्शन चाहते हैं। भाई तुम अपने मुतालबे के साथ भी सिंसियर नहीं, इधर भी फ्रॉड कर रहे हो। सबसे बड़ा तो अगर आप पॉलिटिकल प्रेशर ही बिल्ड करना चाहते हैं तो केपी के असेंबली डिसॉल्व कर देना, इस्तीफे दिलवा दे, फिर आप सेनेटर्स अपनी जो आपने बिठाए हुए हैं उनके इस्तीफे दे दे, फिर आप पंजाब असेंबली और सिंध असेंबली के एमपीए से अपने इस्तीफे दिलवा दे, फिर फिर 22 करोड़ अवाम भी शायद ये सोचने पर और हुकूमत भी मजबूर हो जाए कि यार ये तो वाकई बड़े सिंसियर है अपने कॉज के साथ और ये दोबारा इलेक्शन चाहते हैं। ये वो बात है। और अभी अगर ऐसी बात है गौर साहब, तो फिर अब मुफाहमत की जानिब क्यों नहीं बढ़ती हुकूमत? अगर पार्टी को एतराज है, मुतालबा किया जा रहा है, पहले भी देखना बात 4 हलकों से शुरू हुई थी, फिर कहां तक पहुंची थी जब पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, गवर्नमेंट थी, तो क्यों जो है वो मिलकर या बैठकर मुफाहमत की जानिब नहीं बढ़ते? क्यों हम ये तसादुम और इंतशार की सूरत हाल पैदा हो जाती है? क्यों एक सियासी हलचल या भूचाल आ जाता है? देखिए बात ये है कि जो इनके एमएनएज है, मैं ये बात का ये कर रहा था कि वो वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे इस्तीफों के। अभी तक लॉजेस तनख्वाह में ले रहे हैं, लॉजेस पर कब्जा किया हुआ है, अवाम को बेवकूफ बनाते हैं कि मतलब है कि वो करे। बात ये है कि खान साहब जब इलेक्शन जीते थे 2018 का, तो ये हमारा मौकफ था, पॉपुलरिटी नहीं थी, ये मैंडेट चुरा कर आए थे। खान साहब ना किसी कानून पर यकीन रखते हैं, ना किसी आइन पर। 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के इनके खिलाफ फैसला दिया कि इन्होंने आइन और कानून तोड़ा है। आपने देखा, पूरी कौम ने देखा, 22 करोड़ अवाम ने देखा कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लाइन में कर उस वक्त इनके वज़रा ने गालियां दी। ये तो किसी कानून और आइन को मानते, ये कहते हैं कि बस कानून यही है कि जो मेरी जुबान से निकले, आइन वही है जो मेरी जुबान से निकले। ये तो इनके बाप की जागीर तो नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। जी अब बलोच साहब यकीन नहीं रखते। अच्छा, अब कहा यह जाता है कि पीटीआई अपना पावर शो तब दिखाएगी ना, असल मजा तब आएगा, असल बात तो तब होगी ना जब पूरे मुल्क से अवाम निकलेंगे और वो पहुंचेंगे शहर इक्तदार। लेकिन हुकूमत की जानिब से हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं, लोगों को रोका जाता है, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, तशद्दुद मारपीट की जाती है। पीटीआई के भी तो दौरे हुकूमत में जब आपकी जानिब से जलसे जुलूस किए गए तो कोई हर्डल्स नहीं देखने को मिली, तो फिर क्यों हुकूमत पुरअमन एहतजाज या मार्च नहीं करने देती? ये सवाल उठाया जाता है पीटीआई की जानिब से। बलोच साहब आप साथ मौजूद हैं? हेलो, अली गौहर बलोच साहब से गालिबन हमारा जो राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है। आलिया हमजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। आलिया साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। क्या सिचुएशन आप देख रही हैं आने वाले वक्त में? मुद्दत तो ख़त्म हो चुकी, आज क्या लाहा अमल होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इंतशार की तसादुम की खुदा ना खास्ता सूरत हाल बनती हुई तो नहीं आप देख रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर किसी ने इंतशार को, अगर किसी ने ये इस मुल्क में जो ये जिस तरह की फिजा पैदा करना चाह रहे थे, जिस तरह से ये अवाम और इदारों को आमने सामने कर रहे थे, अगर किसी ने उससे रोका है तो वो हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब और पीटीआई थी। क्योंकि उस दिन सबने देखा है कि जिस तरह की बर्बरियत
फिस्तायत का मुजाहरा इस फाशिस्ट हुकूमत ने किया, आम निहत्ते बच्चों पर, औरतों पर, बूढ़ों के ऊपर, जवानों के ऊपर, तो एक लावा उनके दिलों में उबल रहा था। और वो लावा इस तरह से उबल रहा था कि सिर्फ 1 इंच के फासले से इदारे और अवाम आमने सामने थे। तो एक इमरान खान साहब थे जिन्होंने उस फसाद को रोका, जिन्होंने उस इंतशार को रोका। नहीं तो ये हुकूमत जो खुद तो नहायत ही ना अहल है और जिस तरह की ना तजर्बाकारियों के ये इनकी तरफ से हमें मुजाहिरे देखने को मिल रहे हैं, वो तो यही चाहती थी कि तसादुम हो, वो तो यही चाहती थी खून खराबा हो, क्योंकि जिनका वजीर दाखिला और जिनका भिखारी वजीर आजम, जिस पर 14 लोगों का मॉडल टाउन में कत्ल के मुकदमे चल रहे हैं और उसमें वो नामजद मुल्जिम हो, तो वो तो सिर्फ यही चाहेंगे कि पूरा मुल्क मॉडल टाउन का नजारा। आलिया साहिबा, मैं आपसे ये बात करना चाह रही, सोशल मीडिया पर बार बार बात हो रही है कि कारकुनान के पास असलहे की मौजूदगी के हवाले से, चले अगर फोर्स इस्तेमाल होती है केपीके से, वो भी आप समझती हैं कि दुरुस्त है इस तरह से? दैट मीन्स कि क्या कोई टकराव की सूरत हाल बनाई जा रही है? और अगर कारकुनान के पास असला है तो ये तो बड़ी ही एक खौफनाक सूरत हाल बन सकती है। क्यों आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से या खान साहब की जानिब से मना नहीं किया गया, रोका नहीं किया? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि यहाँ पर अगर कोई वफाक की अलामत है तो सिर्फ तहरीके इंसाफ और इमरान खान साहब हैं, क्योंकि हमारी ही वो वाहिद जमात है जो बलोचिस्तान में भी सीटें रखती है। आलिया साहिबा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्यों खान साहब ने मना नहीं किया कारकुनान को? एक सेकंड भाई, एक सेकंड, हौसले से सुन ले, पहले मेरी पूरी बात सुन ले। जिनकी हुकूमत केपीके में भी और पंजाब में भी इस वक्त एक गैर कानूनी गैर आईनी वजीर आला मौजूद है और इसी तरह से वफाक में एक मुसल्लत करदा हुकूमत है और सिंध में भी हम अपोजिशन के अंदर हैं। बाकी जमातें तो या इलाकाई जमातें हैं या डिस्ट्रिक्ट की जमातें हैं। आलिया साहिबा पूछ रही हूँ, खान साहब ने कारकुनान को मना क्यों नहीं किया कि असलहे की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए, असलहा नहीं लाना चाहिए? एक मिनट, अगर मैं बात पूरी कर लूं तो आपको शायद बात समझ में आ जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत है, आजाद जम्मू और कश्मीर का वजीर आजम हमारा है, तो वजीर आजम के प्रोटोकॉल के लिहाज से उसके साथ जाहिर है जो पुलिस होगी, जो आजाद जम्मू और कश्मीर के लोग होंगे, उनके पास असला नहीं होगा। जो जीबी का वजीर आला आएगा, क्या उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है? जो केपीके का वजीर आला आएगा, क्या उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है? या साबिक वजीर आजम की कोई सिक्योरिटी नहीं है? मैं तो हैरान हूँ कि मीडिया किस चीज का। खान साहब तो वैसे हमेशा इस तरह की बातों के वैसे कायल नहीं रहे, वो तो बड़े मतलब के सादा से आदमी है, लेकिन बहरहाल मैम इदारों की जानिब से सिक्योरिटी फराहम होना, खान साहब के लिए सिक्योरिटी होना और कारकुनान और जो लोग हैं वो असलहा लेकर आए, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। कंप्लीट करने तो देना मुझे। जी मैडम, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मीडिया को सवाल तो वजीर दाखिला की ट्वीट से होना चाहिए था। मीडिया को सवाल तो जो सेक्रेटरी दाखिला और पंजाब पुलिस की जो कॉल लीक हुई है उस पर होना चाहिए था कि जाहिर हो रहा है कि किस तरह से अवाम का वहां पर कत्ले आम करने का प्लान किया गया था, किस तरह से इंतशार की सियासत करने का वहां पर प्लान किया गया था। क्या आपने राना सनाउल्लाह की ट्वीट नहीं पढ़ी? नहीं तो मैं पढ़ के बता देती हूँ। उन्होंने 31 मई 2022 रात 10:15 बजे एक ट्वीट किया, वार्निंग पीटीआई अगेंस्ट द अनाउंसमेंट ऑफ अनदर लॉन्ग मार्च। One thing I want to illustrate, as soon as the long march is announced, let them come and I shall see how they cross the barrier this time. तो मैं राना सनाउल्लाह को ये कह सकती हूँ, तो उन्होंने ये कहा था ना, मेरा नाम तब्दील कर देना अगर अटक तुम लोगों ने क्रॉस किया, ना सिर्फ अटक क्रॉस किया। चलिए लेट्स नॉट गो इनटू द पास्ट ना, हम तो अभी मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं ना कि मुस्तकबिल में ये पीसफुल मार्च कैसे हो सकता है। लेकिन आली साहिबा, आपने मेरे सवाल का जवाब फिर भी नहीं दिया, मैं आपकी जानिब दोबारा भी बढ़ूंगी। अली गौहर बलोच साहब ने ज्वाइन किया है। बलोच साहब, अब ये सूरत हाल मुझे नहीं लगता, मैं नहीं समझती कि कोई अब अमन एहतजाज होगा अगर कारकुनान भी असलहा बरदार होकर आ जाएंगे सिक्योरिटी के नाम पर, और ऊपर से हुकूमत की भी तैयारी है, तो ये तो अब मेरे ख्याल से कि एक तशवीशनाक सूरत हाल बनती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। आपको सिर्फ राना सनाउल्लाह की आली साहिबा एक सेकंड, गौहर साहब से जरा गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं आपकी जानिब बढ़ती हूँ। जी बलोच साहब। जी देख, बात यह है कि मैंने तो आपको पहले अर्ज किया है कि ये वही जत्था है जिसने पीटीवी पर हमला किया था, जिसने सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी थी, जिसने पार्लिमान के जंगले तोड़े थे। क्या ये कौन सा तरीका है सियासी
उस वक्त भी तो ये कहते थे कि हम पुरअमन है, फिर ये कहते थे वजीर आजम को गिरबान से खींच के ले आएंगे। इमरान अहमद नियाजी साहब जो है वो सिलेक्ट होकर आए, हुकूमत बनाई, एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, इसके बावजूद हमने कोई इस किस्म का गैर कानूनी काम नहीं किया, गैर आईनी काम नहीं किया। हमने 3.5 साल एहतजाज किए, कोई एक जमला तक नहीं टूटा। गौहर साहब, जब से इक़्तिदार से अलग होता है ये हुकूमत, गवर्नमेंट, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को सिक्योरिटी फराहम कर दे। मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि एक्स प्राइम मिनिस्टर को अगर उनकी जान को खतरा है, जो कि आलिया साहिबा ने भी बात की है, तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि उनको सिक्योरिटी फराहम कर दे जब वो मजमे से खिताब करते हैं, लेकिन कारकुनान के पास तो असलहा नहीं होना चाहिए। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको कहा, रात को इजाजत दी, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात तस्लीम करने से इनकार कर दिया और धोखा दिया उनको। मतलब है कि ये फौरन डी चौक तक पहुंच गए। डी चौक तक क्यों जाते हैं? ये अपनी एक जगह की अलॉट करवाते, पुरअमन एहतजाज की गारंटी देते, उधर चाहे 10 दिन बैठे थे। अगर ये बात करें हम चढ़ाई करेंगे, हम खून की नहरें बह जाएंगी, तो फिर पाकिस्तान के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना हमारा फर्ज है। अगर ये चोरों और डाकुओं की तरह हुकूमत है पाकिस्तान, देखे ना जीबे में इनकी हुकूमत है, ये ठीक बात है, इनकी हुकूमत आजाद कश्मीर में, इनकी हुकूमत KPK में, अपने उन सरकारी गाड़ियों में बैठकर सरकारी असलहा के साथ अगर ये हमले करेंगे, इनको शर्म आनी चाहिए। ये तो खुद चूहे की तरह उधर पिशावर में छुप के बैठा है। मर्द का बच्चा तो इस्लामाबाद बनी गाला में आकर, उधर क्यों नहीं ये बैठता? ये वो चूहा है जो पाकिस्तान की आवाम का जीरन करना चाहता है, पाकिस्तान में खून की नहरें बहाना चाहता है। आप जरा इंटरप्ट करेंगी या मैं इंटरप्ट? जी आलिया साहिबा, आपने मुझे प्लीज हमें नई तशरीह देनी चाहिए। जानवर इंसान का फर्क मेरे ख्याल से हमें इस तरह की गुफ्तगू से थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। आलिया साहिबा, आप जी मुझे जरा बता देने देना, जत्था कौन है? जत्था वो है कि 2 साला बच्चा है वहां पर जो रो रहा है शेलिंग से, 80 साला बूढ़ा है जिसकी व्हीलचेयर इनकी मारपीट से गिर गई है और वो वहां पर अपनी व्हीलचेयर ढूंढ रहा है, या एक 80 साला वो खातून है जिसके सर में शेल लगकर खून निकला है, उसको ये जत्था कह रहे हैं? किसको ये जत्था कह रहे हैं? 4 लॉन्ग मार्च इनके हुए, क्या हुआ? हमने कोई कंटेनर रखे, हमने कोई टेयर गैस शेलिंग की, हमने कोई पैलेट गन फायर किए, क्या किया हमने? 12 जलसे इन्होंने किए, पत्थर मारे इनकी मैडम साहिबा ने नैब में जाकर, वहां पर इनकी एक लकीर पड़ गई थी ना, एक पत्थर लगने से, वो भी इनके कारकुन का, मरियम नवाज की, तो पूरे मुल्क ने चीखें सुनी थी। यहाँ पर हमारी गाड़ियों को इनके गुल्लू भट्ट, वो तो दहशतगर्द, उस दहशतगर्द वजीर दाखिला ने पाले हुए, वो जाकर वो वहां पर पत्थर मारते रहे, हमारी गाड़ियों को, हमारे शीशे तोड़ते रहे। क्या दुनिया ने ये सारा कुछ नहीं देखा? हमला किसने कराया? पहली दफा पुलिस ने, रियासत ने हमला कराया आम शहरियों के ऊपर। ये क्या बात करें? और चूहा, मैं तो इतना भी नहीं कहूंगी, मर्द का बच्चा तो वो है ना जो 4 हफ्ते दवाई का बहाना बनाकर यहाँ से भागा था और आज तक अदालत उस भगोड़े और इश्तिहारी को ढूंढ रही है, लेकिन वो यहाँ नहीं आ रहा। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही किसको ये चूहा कह रहे हैं? अपने लीडर को ये चूहा कह रहे हैं जो अवाम से भाग, हमें थोड़ी सी गैर इखलाकी गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। नेशनल टेलीविजन है, अगर हम रिस्पेक्टफुली अपना कमेंट करें, रखें सामने। मेरा दोनों से मेरी यही गुजारिश है। सनाउल्लाह साहब ने, राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कैटेगोरिकली ये माना है कि वहां पर 14-15 हजार आम शहरी थे और 14-15 हजार इमरान खान साहब के साथ आ रहे थे जो कह रहे थे 200 बंदा नहीं है, और वहां पर आकर उन्होंने कहा जी मुझसे संभालना मुश्किल हो जाना था। ठीक है, टाइम कम है। गौहर साहब, आपका कमेंट लूंगी इस पर। जी आप बताएं, सवाल करें। आपने गुफ्तगू सुनी आलिया साहिबा की, मैं उस पर आपका कमेंट लेना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, बात ये है कि इनका किरदार सामने, ये अपने एहतजाज का कंपैरिजन जो है, अपने इंतशार का कंपैरिजन हमारे पुरअमन एहतजाज के साथ ना करे। मैंने बड़ी सिंपल बात बताई है कि जो अभी इमरान नियाजी ने जलसे किए, जब तक वो पुरअमन रहा उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की रही। किसी जलसे के ऊपर शेलिंग हुई, कोई आंसू गैस फेंका गया, जब ये खून की नदियां बहाने की बात करेंगे, इनके साबका वजीर दाखिला जो सिलेक्टेड वजीर दाखिला थे,
जब इनकी तमाम लीडरशिप इंतशार की बात करेंगे, जब वो इस्लामाबाद पर आकर चढ़ाई की बात करेंगे, तो फिर इनके सबका एक्सपीरियंस जो है वो मतलब जो पूरी कौम को हो चुका है, वो 22 करोड़ आवाम ने देखा है इन्होंने इस्लामाबाद पर हमला किया था, और अब फिर ये खून बहाने की नदियां ये मासूम शहरियों को वर्गला कर ले आते हैं। बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम की कमी है। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब आपका, और आलिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त निकाला न्यू पाकिस्तान के लिए। लेंगे ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक प्रोग्राम में आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कानून किसी भी शख्स को हाथ में लेने की इजाजत ना तो हमारा दीन देता है, ना तो हमारी रियासत देती है, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमने ऐसे बेतहाशा वाकयात देखे हैं जब लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और खुद ही जजा और सजा का अमल करने की कोशिश करते हैं। शक की बुनियाद पर महज किसी शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाना, हत्ता कि वो अपनी जान से चला जाए, मेरे ख्याल से ये एक हैवानियत का काम है, इंसान का काम नहीं बल्कि दरिंदों की सिफ्त है। अब से कुछ रोज पहले भी हमने देखा जनूबी पंजाब में भी खवातीन के साथ जो वाकया पेश आया, बहुत ही अफसोसनाक और अनफॉर्चुनेट वो भी वाकया था जब महज चोरी के इल्जाम में खातून को उसी के दुपट्टे से घसीट कर सरेआम बाजार में घसीटा गया, तशद्दुद भी उसके साथ किया गया, वीडियो भी बनाई गई गैर अखलाकी तौर पर और उसको फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। अब गुजरावाला में निहायत ही एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पर साइकिल चोरी के इल्जाम में, महज इल्जाम में इस शख्स को हुजूम ने पकड़ लिया, चोरी के शुबे में इसके साथ इतनी मारपीट की कि हत्ता के ये अपनी जान से चला गया। यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो इस शख्स की हालत खासी तशवीशनाक थी, लेकिन बजाय कि उसको फौरी तौर पर फर्स्ट एड दी जाती, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता, पुलिस ने भी उसको थाने मुंतकिल किया, जिसकी वजह से वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। बात करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत, ये वाकये की क्या डिटेल्स हैं? अच्छा जी, पहले तो ये वाकया थोड़ा सा ये है कि 2 रोज कबल थाना अरूप के इलाके में एक पेट्रोल पंप पर यह वाकया पेश आया है जहां पर अशरफ नामी एक लड़का है जिसको मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल चोरी करते हुए जो है वो लोगों ने वहां पर रंगे हाथों पकड़ लिया, और उसके बाद जो है वो वहां पर जो शहरियों ने उसे कानून के हवाले करने के चंद कदम के फासले पर थाना था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी वहां पे अदालत लगाई, उस पर जो है वो बहुत ज्यादा तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद जो उसकी हालत गैर हो गई तो उसके बाद जो है वो पुलिस को कॉल की, बाकायदा पुलिस को बुलाया, और पुलिस ने भी वहां पर पहुंचने के बाद जो है वो उस तशद्दुद शख्स को कब्जे में लेने के बाद हॉस्पिटल पहुंचाने की बजाय जो थाने में ले गई, और वहां पर जाकर जो है वो उसकी कहते हैं कि 2 से 3 घंटे बाद जो है वहां पर उसकी डेथ हो गई है, और उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई कि ये वाकया क्या हो गया है। वाकया दरअसल ये है कि अशरफ को वहां पर बहुत ज्यादा चोटें लग चुकी हुई थी, उसकी अंदरूनी हालत जो है वो बहुत ज्यादा गैर हो चुकी थी, कुछ जगहों से उसका खून भी बह रहा था, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया और वहां पर यानी कि उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की बजाय अपनी तफ्तीश शुरू कर दी या थाना में ले गए, और उसके बाद ये वाकया पेश आया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई है और उसके बाद थाना में जो उस वक्त थानेदार मौके पर जाता है और 3-4 कांस्टेबलान हैं उनको फौरी मुअत्तल किया जाता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, और जो शहरी जिन्होंने ये सारी अदालत लगाकर वहां पे तशद्दुद किया मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में, उनको भी जो है वो गिरफ्तार किया जाता है, उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाता है। सीपीओ गुजरांवाला सैयद हमाद आबिद जो है वो उस अशरफ के घर पे गए हैं, मुर्साक से मुलाकात की, और उनका कहना था कि हम हर सूरत में जो है वो जो है इंसाफ दिलवाएंगे आपको। लेकिन बात यह है कि ये एक वाकया जो है वो इस तरह के रोजाना होते हैं, रोजाना जो है वो शहरी जो है वो वहां पर कई दफा डाकुओं को पकड़ लेते हैं, कई दफा इस तरह के वाकयात में मुलव्वस जो लोग हैं जो वारदात करते हैं तो उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन पुलिस पहुंचती है मौके पर। पुलिस का इस दफा जो रोल था वो यही होना चाहिए था कि उसकी हालत देखते हुए उसको फौरी तौर पर जो है वो DHQ हॉस्पिटल पहुंचाया जाता, लेकिन ऐसा ना किया गया। उस वक्त जहां पे जो लोग थे उनको फौरी तौर पर जो है वो एंटरटेन किया जाता, वहां पे फौरी तौर पर उन्हें जो है वो हिरासत में लिया जाता, और CCTV फुटेज जिसके बारे में बार बार जिक्र किया जा रहा है कि जो उस पेट्रोल पंप की जो CCTV फुटेज है उसको कब्जे में लेकर इसका तहरीर किया जाता।
तो अब तो यार एक नौजवान जो है वो उसकी हलाकत हो चुकी है, उसके बाद जो है वो अब कत्ल का मुकदमा भी दर्ज हुआ है, उसके अलावा एक FIR जो है वो थानेदार और उसके कांस्टेबलान के खिलाफ भी हुई है। क्या मौक़िफ़ है लवाहिकीन का, क्या मौक़िफ़ है इस वक्त, वो क्या चाहते हैं? अच्छा, वो लवाहिकीन का मौक़िफ़ ये है कि लवाहिकीन जो है वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, सारे जो हैं वो क्योंकि उनका ताल्लुक एक बहुत ही गरीब घराने से है, मेहनत कश घराने से है। उनका मौक़िफ़ यही है कि उन्हें तो इंसाफ चाहिए, क्योंकि उनके बेटे को नाहक कत्ल किया गया है, उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिला पुलिस को कि कोई वाकई वो चोर था, ये क्या है। यहाँ पर शफकत साहब मैं ये बात जरूर करना चाहूंगी कि चाहे जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हो इस वाकये में, लेकिन जो पुलिस का रवैया मैं देख रही हूँ, जो फुटेज इस वक्त नियो की टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, वो मेरे ख्याल से काबिले मजम्मत है और पुलिस को भी चाहिए था। अभी देखें ना, महज शक की बुनियाद पर के हुजूम ने एक शख्स को पकड़ा, चोरी का इल्जाम साबित तो नहीं हो गया था ना, तो पुलिस मौके पर ही मारपीट कर रही है, तो थाने में जाकर उस शख्स के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो खुदा जानते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे अफसरान के खिलाफ भी थोड़ी सी कार्रवाई होनी चाहिए, ये रवैये को बदलने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है नबिया, पुलिस ने अब एक और जो है वो नया तरदीद की है, हालांकि ये पता नहीं इसमें सच्चाई है या क्या है। उनका कहना है कि ये फुटेज जो है वो उस तशद्दुदज़दा शख्स की नहीं है, लेकिन इसके हमने तो चूंकि मौके से यही ली है। पुलिस का कहना है कि उस वक्त उसने सब्ज रंग की शर्ट पहनी हुई थी और उसको जो है वो कुछ और लिबास पहना हुआ था, लेकिन जो मौके से गिरफ्तार देखे ना फुटेज में बाकायदा वही जगह है, वही लोग हैं, और वहां हमने कहा कि यही फुटेज जो है वो यही वो थानेदार हैं जिनके खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज किया है। तो उनका कहना है कि इस मुकम्मल जो है वो SP लेवल के एक SP सिविल लाइन शफकत इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें पूरे वाक़े की तफसीलात से आगाह करते हैं। और हमारी आवाम में भी इतना डिप्रेशन और इतनी एंजाइटी है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि शायद बगैर वजह जाने ही अगर कोई शख्स कोई मारपीट कर रहा हो तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकालने के लिए एवं जाके थोड़े से लात और घूसे बरसा देगा ऐसे शख्स के ऊपर। ये रवैया हमें बदलने की जरूरत है, अपने आप को हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से और फिटनेस के हवाले से। पाकिस्तान में हमारे लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो एक ऐसा लाइफ स्टाइल है कि मुख्तलिफ बीमारियां हमको अपने घेरे में लिए रखती हैं। उनमें से एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम है शुगर। डायबिटिक पर्सन जो होता है उसके बारे में हम आपको बताएं कि ये जो बीमारी है ये सारी ज़िंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। पाकिस्तान में इसका नंबर बड़ा ही खौफनाक है, हर साल लाखों अफराद इससे हलाक भी होते हैं। और जो रिपोर्ट आलमी इदारे सेहत की सामने आई है उसके मुताबिक हर साल शुगर के मर्ज में मुब्तला तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफराद ऐसे हैं जो कि माजूर भी हो जाते हैं। जबकि पाकिस्तान दुनिया की जो सबसे ज़्यादा जो नंबर बढ़ता जा रहा है इन पेशेंट्स का, उस फहरिस्त में नंबर 3 पर पाकिस्तान है। क्या वजह है कि शुगर के मरीजों में इतना ज्यादा इजाफा हो रहा है? डायबिटीज जैसा मुहलिक मर्ज इतना फैल रहा है जिसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इस हवाले से बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ कुरैशी, जिनका ताल्लुक चौधरी मोहम्मद अकरम हॉस्पिटल से है, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। क्या वजह है इतना खौफनाक नंबर सामने आ रहा है? पाकिस्तान तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है, हर 4 में से 1 फर्द शुगर का मरीज बताया जा रहा है। ये जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया। ज़ियाबतस या डायबिटीज़ जो है वाकई दुनिया में बहुत इजाफा होता जा रहा है इसमें, और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इस साल के आगाज़ में तीसरे नंबर पे आ गया है दुनिया में जहाँ तक डायबिटीज़ के मरीज़ों का ताल्लुक है नंबर में। और चाइना और हिंदुस्तान के बाद, इंडिया के बाद हम तीसरे नंबर पे हैं। इसमें एक जो अनफॉर्चुनेट मज़ीद बात है वो ये कि इसमें से एक बड़ी तादाद ऐसी है जिसको भी पता ही नहीं है कि उसको शुगर हो चुकी हुई है, और वो क्योंकि वो टेस्ट नहीं कराते, कभी डॉक्टर के पास या मेडिकल फैसिलिटी को अवेल नहीं करते, तो इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला अभी तक कि उनको शुगर हो गई है और वो हो चुकी है। और इसमें तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोग वो हैं कि जिनको शुगर अभी हुई तो नहीं, लेकिन उनको आइंदा आने वाली ज़िंदगी में चंद सालों में शुगर हो सकती है। सो अगर हम टोटल बर्डन को देखें तो ये तकरीबन कोई 4 करोड़ से ज़्यादा लोग होंगे ऐसे जिनको शुगर हो चुकी है या अनकरीब होने वाली है। इसके लिए बहुत सारी वजूहात बयान की जा सकती हैं। पाकिस्तान में और सारी दुनिया भर में
डायबिटीज़ की बेसिकली दो इकसाम हैं, एक वो जो यंग लोगों में होती है और एक वो जो मेच्योरिटी ऑनसेट में, जो कि 30 साल या 40 साल की बाद की उम्र में होती है। पूरी दुनिया में ये जो दूसरी वाली टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिस जो तरह थोड़ी सी ज़्यादा उम्र के लोगों को होती है, ये ज़्यादा कॉमन है। और इसकी वजूहात में जो हमारा लाइफस्टाइल है जो अब ग्रेजुअली चेंज होता जा रहा है, जिसमें हम ना तो अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, ना हम अपने कोई एक्टिविटी करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी को बिल्कुल ही हमने अबैंडन किया हुआ है और बिल्कुल हम एक्टिव नहीं है फिज़िकली। तीसरा, स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुछ फैमिली हिस्ट्री इसमें पार्ट प्ले करती है, कुछ एज का रोल होता है, लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है कि अब जो डायबिटीज़ का नंबर पूरी दुनिया में बढ़ रहा है वो डेवलप्ड नेशन में उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा जितनी तेज़ी से वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप जो नेशंस हैं उनमें हो रहा है। और ये मेनली जो इसको ब्लेम हम कर सकते हैं, अगर हम कहें 2-3 चीज़ों को, तो उसमें एक लाइफस्टाइल की चेंज है जिसमें खाना पीना और इनएक्टिव लाइफस्टाइल, और दूसरा ये जो सबसे बड़ी वजह आप कह रहे हैं कि नंबर स्ट्रेस भी नंबर 2 पे चली गई, लेकिन जो लाइफस्टाइल है वो हमारा इतना खराब है कि उसकी वजह से हम इस मोहल्लिक मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, कौन सी वो गलतियां हम लोग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी हमारे करीब आती है? असल में जो खाने पीने का ख़ास तौर पे जो लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं, हमारा जो फूड स्टफ़ जो हम पहले इस्तेमाल किया करते थे आज से चंद दहाइयाँ पहले, 70s में या इससे भी पहले या 80s में, वो अब चेंज होता जा रहा है। जंक फूड बहुत बढ़ गई है, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स और मशरूबात, जो जूसेस और ये इस तरह की चीज़ें, ये बहुत बढ़ गई हैं। चॉकलेट्स और फैंसी आइटम्स जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, और उसके मुकाबले में जो नेचुरल चीज़ें थी, जो कुदरत के साथ जो हमारा ताल्लुक़ था, वो कुछ कम होता जा रहा है। फिर उसके बाद ये कि खाते रहना और ना खाना, तो कई घंटे ना खाना, और जब खाने की बारी आनी तो फिर बहुत ज़्यादा खा लेना। खाने के फ़ौरन बाद कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कि पूरे दिन में तो फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए। तो हम अमूमन यही होता है कि सारा दिन जो है वो कि थके हारे अपने मुख्तलिफ कामों से या स्कूल से, कॉलेजेस से वापस आते हैं, उसके बाद एक ही जगह पे बैठ जाते हैं, टीवी या मोबाइल या कंप्यूटर हमारे सामने होता है, हम खाते जाते हैं। और वो जो एक होता था ना पहले ज़माने में, जो अक्सर हम लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि पेरेंट्स नज़र होती थी उनकी, वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मील मिला करता था सबको कि इतना ही है और यही खाना है और ऐसे खाना है। उसमें ये नहीं था कि ज़रूरी कि अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल होने के बावजूद भी उसको एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता था। वो खत्म हो चुका है। अब हम ये करते हैं कि सबके सामने खुली मिकदार में खाना मौजूद है, कोई रुकावट नहीं है, ध्यान हमारा, तवज्जो हमारा अपनी, जैसे मैंने कहा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तरफ है। और चलना फिरना पहले काफी था, लोग पहले स्कूल्स अगर जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं तो वॉक करते हुए जा रहे हैं, साइकिल वगैरह का भी इस्तेमाल था। अब हमारी जो लाइफ है, ठंडे कमरों में हम बैठे हुए, गाड़ियां बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, चलना फिरना बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ है जो स्ट्रेस, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि एक तो स्ट्रेस वो है ना, एज अ होल, एज अ कंट्री, एज अ नेशन हम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रहते हैं। कुछ स्ट्रेसेस वो हैं जो हमने अपने ऊपर खामखा खुद से तारी कर लिए हुए, जिसमें एक जो आजकल बहुत परेशान कुन सूरत हाल आती है वो कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल है। यानी जो मुकाबले की फ़ज़ा है ना, आपस में, फैमिलीज़ में, कुछ सेक्शंस में, कुछ लोगों में, आपस में हमने खुद से एक मुकाबला क्रिएट कर लिया है कि वो ये कर रहे हैं तो हमने भी ऐसा ही लाइफस्टाइल अपनाना है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जब वो हम नहीं कर पाते उसको उस तरीके से, तो फिर एक अननेसेसरी स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ओवरऑल यही वजूहात हैं, इनको जितना हम इनको अवॉइड कर सकें और जितना इनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, उतना ही चांसेस हैं कि ये फिर हम एटलीस्ट जो एक ट्रेंड चल गया हुआ है बढ़ने का, कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में। और अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, जो प्रोजेक्टेड फिगर्स हैं वो ये कि 2045 तक ये डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हमसे सिर्फ ऊपर चीन और इंडिया है कि जिनमें हमसे ज़्यादा नंबर है डायबिटिक, और हम तीसरे। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि शुगर, वो कौन सी स्टेज आती है, कौन सा वक्त आता है कि जब शुगर आपकी जो किडनीज है यानी कि गुर्दों पर हिट कर जाती है, अफेक्ट करती है? ये थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें पता ही उस वक्त चलता है पेशेंट को कि उसको डायबिटीज़ है जिस वक्त उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको खुदा ना खास्ता कोई हार्ट अटैक हो जाता है या फालिज का अटैक हो जाता है, या उनमें नज़र की कमी हो जाती है, या उनके हाथ पांव सुन हो जाते हैं, या
उनको जब वो कुछ बीमारियां, कुछ अलामात उनको आ रही होती हैं, वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको पता चलता है उनको शुगर भी थी जो कि डायग्नोज नहीं थी और अब उस शुगर ने उनकी किडनीज पे भी इफेक्ट कर दिया। तो शुगर के बारे में, अगर शुगर, ज़्यादातर लोगों की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर शुगर अनकंट्रोल रहे चंद साल तो वो गुर्दे उसमें मुतासर हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों में ये बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस, बहुत सारे लोगों में कुछ थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन अनकंट्रोल डायबिटीज़ कुछ साल अगर रहे, चाहे वो आपको पता हो या आपको नहीं पता था और वो रही शुगर, तो उसके बाद गुर्दे मुतासर होना शुरू होते हैं। एक खास स्टेज होती है गुर्दे मुतासर होने की जिसके बाद फिर वापसी मुमकिन नहीं है। अच्छा। उसके बाद फिर आप डैमेज जो है उसको स्लो तो शायद कर लें लेकिन उसको रोक नहीं सकते, फिर वो दिन ब दिन वो गुर्दों पे जो नुकसान है वो बढ़ता जाएगा। सो कोशिश ये करनी चाहिए कि उस स्टेज के आने से पहले पहले ही एहतियात कर ली जाए और अव्वल तो बेहतर तो ये है कि शुगर को अवॉइड किया जाए, डिले हो जाए किसी तरीके से या ना ही हो, और अगर खुदा ना खास्ता हो गई है तो पता चलना चाहिए कि मुझे शुगर हो गई है ताकि फिर उसके हिसाब से। डॉक्टर साहब, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स को है, तो किस तरह से जो आगे जो नौजवान नस्ल है या जो हमारी एज के जो लोग हैं वो किस तरह से एहतियात बरत सकते हैं खाने पीने के हवाले से लेकर? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक को आप समझते हैं कि इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और इससे बचना चाहिए? जिन लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स में, अंकल आंट्स में, पेरेंट्स में, बहन भाइयों में शुगर है तो उनमें ज़ाहिर है वो आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा रिस्क पे होते हैं डायबिटीज़, तो उनको बहुत अर्ली एज से ही कोशिश करनी चाहिए। नंबर 1, अपनी जो डाइट है उसको सिंपल और बैलेंस करें। नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटी करके अपने वेट को नॉर्मल रखने की कोशिश करें और अनड्यू स्ट्रेसेस को अवॉइड करें। इसमें जो खाने की चीज़ें जो अमूमन हम कहते हैं कि अवॉइड नहीं करनी चाहिए, वो एक तो जो एक्सेसिव एडिटिव जो मीठा है, जो आर्टिफिशियल शुगर हैं जिसमें चीनी ख़ास तौर पे हम जो जिसको वाइट शुगर भी कहते हैं, वो तो बहुत ख़तरनाक है, लेकिन उसके अलावा जो और भी मीठी चीज़ें हैं जो अननेसेसरी अब हम बहुत ज़्यादा बैलेंस से आउट होकर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड को, रिफाइंड जो आटे की बनी हुई, मैदे की बनी हुई चीज़ें, उनको अवॉइड करना चाहिए। वेट को मेंटेन करने के लिए फैट्स को अवॉइड करना चाहिए बच्चों को और यंग लोगों को। ये शुगर क्रेविंग कंट्रोल कैसे की जाए? अक्सर लोग ये हवाला शुगर को क्रेविंग जो होती है उसको बहरहाल अपनी विल पावर से और अपने सेल्फ कंट्रोल से ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें ये अमूमन ये हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप अपना मील एक वक्त में डिसाइड कर लें कि मैंने इतना खाना है और वही लेके अपने सामने बैठें। इन बिटवीन खानों के जब आपको क्रेविंग होती है तो उसके लिए वो चीज़ें, वो फूड्स इस्तेमाल करें जिसमें शुगर का कंटेंट कम है और वो नेचुरल हैं। जैसे फ्रूट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वेजिटेबल के जो लैंड सैलड्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं, जो ब्राउन टाइप की चीज़ें जो रिफाइंड मैदे से नहीं बनी हुई हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चीनी बिल्कुल अच्छी नहीं है सेहत के लिए। बाहर हमने भी बात की अपने प्लेटफॉर्म से, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ जो ऑन पैनल होते हैं वो भी चीनी का इस्तेमाल मना करते हैं, शुगर पेशेंट्स के लिए भी, डायबिटिक लोगों के लिए भी, उसके अलावा ओवरऑल भी कि ये एक बीमारी ही है। आजकल एक स्टीविया नामी नेचुरल प्लांट के थ्रू एक जो टैबलेट्स हैं वो बड़ी चल रही हैं, लोग अपने चाय में बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब मैं चाहूँगी कि उसके ऊपर भी अगर आप राय रखें, कमेंट रखें, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन। जवान नस्ल भी इस्तेमाल करिए, बड़े बुजुर्ग भी इस्तेमाल करें। इसका भी किसी किस्म का क्या कोई साइड इफेक्ट है और क्या चीनी के मुकाबले में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? इज इट सेफ? जी, स्टीविया जो है वो एक नेचुरल अल्टरनेटिव है जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं, शक्कर इस्तेमाल करते हैं उसका, और अभी तक के जितने देखें कि फ़ायदा ही है, अभी तक की रिसर्च से यही है। लेकिन ये कि कोई भी चीज़, मेरा पॉइंट ये हमेशा होता है कि कोई भी चीज़ एक्सेस में होगी तो वो ज़ाहिर है उसका मुमकिन है कि वो नुकसान पहुँचा दे, तो इसलिए इतदाल पसंदी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये कि अपनी जो मीठे इस्तेमाल करने की आदत है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, कि हम जो है ये बड़ा हम कॉमन है, हम सब ने प्रैक्टिस किया होगा। आप चाय में ज़्यादा चीनी डाल के पीने की आदत स्टार्ट कर लें, आपको उसी की आदत पड़ जाएगी। आप उस चीनी को ग्रेजुअली कम कर लें। बहुत सारे लोग हैं जो 1 चम्मच भी पी लेते हैं और वही लोग ऐसे होते हैं जो पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे चीनी। तो ये आदत अपनाने की बात है कि आप किस तरीके से अपने आप को मोल्ड करते हैं, और जब आप ये सब कुछ करते हैं तो ये ज़हन में ज़रूर रखें कि ये मैं अपनी ज़ात के लिए, अपनी सेहत के लिए कर रहा हूँ।
सो इसका फ़ायदा जितना है वो मेनली तो मुझे ही है, फैमिलीज़ को भी डेफिनेटली होता है, एज अ नेशन भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो आपकी अपनी सेहत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी सेहत के ऊपर थोड़ा सा गौर करना शुरू करें। ठीक है डॉक्टर साहब, हम क्या ये बात कह सकते हैं कि शुगर एक काबिले इलाज मर्ज है, इससे बच सकते हैं, इसका इलाज मुमकिन है, कैसे? अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा कुछ मैं मुख्तसर बताऊंगा कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए अनफॉर्चुनेटली अगर वो एक स्टेज पे डायग्नोज हो तो उनका इलाज नहीं, जैसे कैंसर वगैरह होते हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ जो है, इसी तरह ब्लड प्रेशर जो है, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम अपनी एहतियात के साथ, अपनी जो डॉक्टर की हिदायत पे अमल करते हुए और अद्वियात के साथ इनको कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन टिल डेट कोई ऐसा मुस्तनद इलाज नहीं आया कि जिस पे हम ये कहें कि आप ये इलाज करा लें, उसके बाद शुगर हमेशा के लिए आपके जिस्म को छोड़ कर चली जाएगी। तो अभी इस वक्त तक के हिसाब से अगर हम देखें तो शुगर ने सारी उम्र रहना है, लिहाजा हमें इसके साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको कंट्रोल रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह साइंस की तरक्की के साथ बेशुमार नई अद्वियात ऐसी आ गई हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं, बल्कि वो बाकी जिस्म पे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी छोड़ती हैं शुगर को कंट्रोल करने। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। इसके साथ ही लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान के जब हम टैलेंट की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, तो हमेशा से हम यही देखते हैं कि हमारे जो मुल्क के नौजवान हैं वो किसी भी उनमें टैलेंट की किसी भी तरह की किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं है। और शायद इसी बारे में एक बार भी पहले कह गए थे कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है। साकी आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ पाकिस्तान के स्टार्स ही कहूँगी जिन्होंने दुनिया में अपना अच्छा काम कर रहे हैं और दुनिया उसको अब रिकग्नाइज कर रही है। पाकिस्तान के 4 कारोबारी अफराद ने मशहूर अमरीकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स में अब अपनी फहरिस्त में उनका नाम आया है, अपनी जगह बनाई है। इनका में ज़ैन अहमद, दुर्रे अजीज़, आमना, मोहम्मद साद और शवाना शाह शामिल हैं। ज़ैन अहमद और शवाना शाह हमारे साथ आज नियो पाकिस्तान में मौजूद होंगे। इनसे हम गपशप करेंगे, बातचीत करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ज़ैन, मैं आपकी जाने बढ़ूंगी और आपका तारुफ भी करवाऊंगी। जनाब ज़ैन लाहौर में मुकीम पाकिस्तानी स्ट्रीट वियर ब्रांड के बानी हैं और फोर्ब्स में अब इनका नाम आ चुका है और इनके जो कपड़े हैं वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ तक पहुँचे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो या फिर जो है वो कोई भी हो। तस्वीर भी आपके साथ शेयर करेंगे इनके बड़े उम्दा काम की। सबसे पहले ज़ैन, कांग्रेचुलेशंस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? Thank you so much. I'm good. Thank you for having me here. ज़ैन, इतने सारे लोगों में से आपको सराहा गया, 4000 लोग थे जिनमें से आप सेलेक्ट हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? It feels very good because ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं काफ़ी देर से ना I've just been thinking about it. It's been one of my biggest dreams to get on, Forbes list. And I think सिर्फ एक ही मैं चीज़ कहूँगा कि जो हमारी जो टीम है ना जिसने इतनी मेहनत की है, it's probably because of that we are where we are today. अच्छा, अब मुझे बताएं किस किस ने आपके डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहने हैं, कौन कौन शामिल है उनमें? It's been Riz Ahmed who has won an Oscar, yes. Karan Johar who's a renowned Bollywood producer, Harshvardhan Kapoor, Cruella who's again a big EDM platinum act, French Montana who's again Grammy nominated rapper and producer. So it's been quite a few artists around the world. टीवी पर हम आपकी वो पिक्चर्स भी आपके काम की देख रहे हैं। यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब, बहुत ज़बरदस्त आप कर रहे हैं। क्या फ्यूचर प्लान है जनाब? The future plans are definitely to collaborate with bigger brands like maybe even Louis Vuitton or Gucci. That's the dream. Yes. We also want dream to open we also want to open a flagship store in either New York or London. But yeah, honestly, just we want to keep doing what we do, and our work also has a big social mission behind it as well. We work with disenfranchised artisans ताकि उनको भी एक platform मिले to actually connect with the customer base. And it's very humbling that the artisans that we work with,
previously they weren't making as much money as they are now, so that's something that is very good for us. ज़ैन, मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि आपके डिज़ाइंस में क्या ख़ास बात है, वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन शबाना चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, शबाना से बात करते हैं। जनाब, शबाना का तारुफ थोड़ा सा मैं करवाती चलूँ। शबाना शाह को फोर्ब्स में जेंडर इक्वालिटी पर समाजी असरात के काम के लिए नुमाया किया गया है, और जनाब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पाकिस्तान में लड़कियों, ख़वातीन और ख्वाजा सरा को सियासी, समाजी और मुआशी मदद फराहम करता है। शबाना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा महसूस कर रही हैं? थैंक यू, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इस वजह से भी कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरी रिकग्निशन नहीं है बल्कि उन तमाम विक्टिम्स और सर्वाइवर्स की रिकग्निशन है कि वो इतने स्ट्रांगली अपने लिए उन्होंने स्टैंड लिया, वो खड़े रहे और आगे बढ़े। तो मेरे ख्याल से ये उन सब की रिकग्निशन, उन सब तमाम खवातीन की, उन तमाम ख्वाजा सराओं की जिन्होंने मेरा साथ दिया। कितने अरसे से आप काम कर रही हैं, कनेक्टेड है इन कम्युनिटी के साथ, और आप क्या समझती हैं ख़वातीन को बराबरी के हकूक़ में जो जिद्दोजहद कर रही हैं, करती चली आ रही हैं, उसमें अभी कितना काम बाकी है? कहाँ तक लेकर जाएंगी आप इसको? देखिए, काम तो काफ़ी अरसे से कर रही हूँ, और मेरे ख्याल से जब हम चेंज की बात करते हैं कि कितना चेंज आया काम करने से, चेंज काफ़ी हद तक आया। अब जब हम देखते हैं कि ख़वातीन अपने मसाइल को लेके आगे आ रही हैं, और वो ख़वातीन नहीं जो कि ऑलरेडी लीडरशिप पोजीशंस पे थी, बल्कि वो ख़वातीन और ख्वाजा सरा भी जो कि बहुत ग्रास रूट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो आगे अपने इश्यूज़ लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे काम से कोई ना कोई तब्दीली ये आई है कि एक तो उनके वो थोड़ी सी कम्युनिटी सेंसिटाइज हुई है अपने इश्यूज़ के बारे में, उनको अपने राइट्स के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस मिली है, और उनको पता है कि अब हमें किसको अकाउंटेबल ठहराना है। तो मेरे ख्याल से चेंज स्लोली आता है लेकिन आ रहा है। साथ में ये कि अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो ये बात एक करना बहुत ज़रूरी है कि पेंडेमिक की वजह से जो चीज़ें बहुत बेहतर हो रही थी वो फिर से पीछे चली गई हैं। जेंडर इक्वालिटी का जो एजेंडा था उसको थोड़ा सा स्क्रैच से शुरू किया गया है दोबारा से, क्योंकि लॉकडाउन ने हालात को बहुत ख़राब किया है। इकोनॉमिकली आप देखें, पॉलिटिकली देखें या सोशली देखें, तो हालात बहुत ख़राब हुए हैं कम्युनिटीज के लिए। तो मेरे ख्याल से काम 2022 है, ख़वातीन बड़ी एम्पावर्ड भी हुई हैं, काम भी कर रही हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, तो बहुत बेहतरी तो पहले से आ चुकी है। आप क्या समझती हैं कि आज की जो ख़वातीन है इस एरा की, उसका सबसे बड़ा मसला क्या है? देखें, हमारी ख़वातीन का, आज की ख़वातीन का भी और पहले भी ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का था। अगर एक औरत फाइनेंशियली इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है तो वो टॉक्सिक हाउस होल्ड जहाँ पे उसके साथ वायलेंस किया जा रहा है वो उसको कभी नहीं छोड़ सकती या उससे निकल ही नहीं सकती। आपकी खातून जब तक वो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, जब तक उसके पास गवर्नमेंट की तरफ से, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से वो सर्विसेज मुहैया नहीं की जा रही जो उसको मिलनी चाहिए, चाहे वो लीगल सपोर्ट हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो, चाहे वो शेल्टर होम्स हो, तब तक मेरा नहीं ख्याल के हालात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, अब जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है उनके लिए आप क्या करना चाहती हैं? बेसिक तो आई किसके, अगर एजुकेशन हो, अगर हम तालीम और तरबियत कर दें, जैसे कि आपने भी बोला कि ख़वातीन तभी इंडिपेंडेंट होंगी ना जब वो खुद कमा रही होंगी, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कर रही हैं आप? देखिए, आप जब ख्वाजा सराओं की एम्पावरमेंट के लिए बात करें तो उसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो आपकी कम्युनिटी इंक्लूजन का है। जब तक हमारी कम्युनिटीज, जब तक हमारे अपने घर इतने इंक्लूसिव और एक्सेप्टेबल नहीं होंगे इस कम्युनिटी की तरफ जिसको हम एक एक्सक्लूडेड ग्रुप कंसिडर करते हैं, तब तक मेरा नहीं ख्याल तब्दीली आ सकती है। सेकेंडली ये कि एजुकेशन में, सोशली हर एक जगह पे साथ साथ आपकी पॉलिसी रिफॉर्म्स की बड़ी ज़रूरत है। और मैं एक चीज़ हाईलाइट ये करूंगी कि पाकिस्तान साउथ एशिया की वो पहली कंट्री है जिसने ख्वाजा सराओं के लिए एक बहुत बेहतरीन लेजिस्लेशन को पास किया, उनके लिए काम किया। लेकिन इशू हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन का है, लैक ऑफ रिसोर्सेज का है, जिसकी वजह से जो है हम वो लेजिस्लेशंस को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अच्छा शबाना, ये भी बताएगा, आपने अपनी जर्नी भी शेयर की, आप जो काम करी वो भी आपने हमारी ऑडियंस को बताया। ये पूरी जर्नी के बाद फोर्ब्स तक जो रसाई है या ये जो रिकग्निशन आपको मिली है, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखें, ये मुमकिन इस तरह हुआ कि मेरे काम को पहले भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया गया है। मैंने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी विन किया था 2016 में। उसके बाद यूएन का जो यूएन वुमेन है, यूएन का एक इदारा है, ये एजेंसी है यूएन वुमेन, उसकी तरफ से मुझे पाकिस्तान से नॉमिनेट किया गया था ग्लोबल यूथ टास्क फोर्स में रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि जो यूथ के और गर्ल्स के इशू हैं उसको हाईलाइट करने के लिए। तो ये कि रिकग्निशन और मिलती रही है, लेकिन जो बहुत
बेहतर चीज़ तब होती है जब आपको आपकी कंट्री आपको आपके लोग जो हैं वो रिकग्नाइज करते हैं, और उस रिकग्निशन का फ़ायदा ये है कि आपकी जो आवाज़ है वो बेहतर तरीके से आगे तक जाती है, जो इश्यूज आप हाईलाइट कर रहे होते हैं वो बेहतर तरीके से आगे तक सुने जाते हैं, जो पॉलिसी रिफॉर्म्स के इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम एडवोकेसी कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस रिकग्निशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मेरी वजह से शायद जो मेरी कम्युनिटीज़ हैं, जो ख़वातीन हैं, जो ख्वाजा सरा हैं, उनको अब बेहतर तरीके से फ़ायदा मिल सकता है। मैं उनके लिए उनके बिहाफ पे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। शबाना, ट्रस्ट में बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके व्यूज़ जान के, एंड आई एम ग्लैड कि पाकिस्तान में अब ऐसे लोग हैं आपकी उम्र के, आप जैसे लोग जो कि बढ़ चढ़कर ये जो हमारा सोशल वर्क है बेसिकली इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और उनका विजन इतना है कि उनको पता है कि कम्युनिटी की बेहतरी के लिए किस तरीके से काम करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो भी आप जैसे लोगों का साथ इस पे, ताकि और हम इसमें ग्रो कर सकें, और बेहतर आप जैसे जितने भी लोग हैं वो और बेहतर से बेहतरीन काम कर सकें। ज़ैन, तो जनाब हम बात कर रहे थे आपके डिज़ाइंस की, आपके काम की, जिसको दुनिया ने भी पहचाना है और बहुत आपको एप्रिसिएशन से मिल रही है। सो क्या डिफरेंट है जनाब आपके डिज़ाइंस में, आपके काम में? जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हमारे जितने भी डिज़ाइंस हैं, फौरी ब्रेक की जाने जाना पड़े, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम यहीं से बात को, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और हमारे साथ जनाब मौजूद हैं ज़ैन अहमद, जो कि रास्ता के शरीक बानी हैं और अपना ब्रांड चला रहे हैं, और पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो नामवर शख्सियात हैं उन्होंने इनके जो ब्रांड है वो उसको वेयर किया है, पहना है, और कुछ तस्वीर भी ज़रा जनाब शेयर करें इनके डिज़ाइंस की, इनके काम की। ज़ैन, मेरा सवाल बार बार बीच में रुक रहा है, थोड़ा सा बताएं हमें अपने काम के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। जी, आई थिंक पाकिस्तानी आर्टिजनशिप और हेरिटेज को एक स्ट्रीट वेयर लेंस से पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं। सो व्हेन आई केम बैक फ्रॉम स्टडीइंग अब्रॉड, आई रियलाइज्ड कि बाहर बहुत ज़्यादा ऐसी लग्जरी ब्रांड्स हैं जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में कर रही हैं, बट जो क्रेडिट है वो एट द एंड ऑफ द डे ब्रांड को जाता है। एडिडास और नाइकी के सबसे अच्छे जो फुटबॉल्स हैं वो पाकिस्तान में बनते हैं। समटाइम्स टॉम फोर्ड मैन्युफैक्चर्स इन पाकिस्तान, बट द क्रेडिट गोज टू द ब्रांड। सो आई थॉट टू माई सेल्फ, why is it that we're not able to tell our own stories? And that's simply what I set out to do, to tell our own stories and create designs that showcased Pakistani artisanship and heritage, and not just target Pakistani customers but engage customers and consumers from all around the world. And now we have customers in over 30 countries. अरे ज़ैन, काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इस फील्ड में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इतना डिफरेंटली आपने कैसे सोचा? आई थिंक एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना जो क्रिएटिव लैंडस्केप है उसके अंदर इतनी ज़्यादा एक तो इनोवेशन नहीं है, क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है। A lot of people are mainly just doing Eastern wear. If they're doing Western wear, so they are trying to copy what people in the West are doing. They're not trying to, sort of create their own designs or showcase what's actually going on in their country. So one interesting thing about our brand is that we have a sustainability angle as well. A lot of our products are entirely made by hand, even though it could be much cheaper for me to go and mass manufacture, but I want to be able to work with artisans and create something that is, very unique to Pakistan. So Zain, do you want to bring some kind of innovation into fashion industry of Pakistan? क्या ख्याल है? Yes, absolutely, and I think it's happening now. अगर आप इस वक्त इंडस्ट्री को देखें तो बहुत ज़्यादा revolutionize हो चुकी है, not just Eastern wear, but if you come to the streetwear side, we didn't have a streetwear market 3-4 years ago, and now it's starting to develop where young designers are taking risks and experimenting, and I hope there's more designers that get onto the international platform as well. So let's talk about Pakistani designers. Who is your favorite? कौन आपको कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन पसंद है? I would definitely say it would have to be Kamia Rokhni and HSY. These two designers, from a creative, from a business, entrepreneurial standpoint. और अगर देखा जाए इनकी जर्नी भी, जो स्ट्रगल जर्नी है वो भी एक बड़ी इंस्पायरिंग है। 100%. Hassan's journey is just so incredibly inspiring. For those of you who know, he did not have it easy.
coming up to where he is today. Even कामियार, you know, कामियार ने ऐसे कपड़े बनाए हैं जो कि मेरे ख्याल में अपने टाइम से बहुत ज़्यादा हमेशा से आगे रहे हैं और आगे रहेंगे, because he is a very you know, future minded sort of a person. रियली गुड। शबाना भी हैं हमारे साथ जनाब, शबाना से भी ज़रा गपशप करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। शबाना, क्या प्लान्स हैं फर्दर पाकिस्तान में? ये जो कम्युनिटी है, ख्वाजा सरा कम्युनिटी, ख़वातीन जो कि अपने हकूक़ से महरूम हैं, उनके लिए क्या आप समझती हैं क्या होना चाहिए, क्या करने के इरादे रखती हैं? किसी तरह की जो हुकूमती लोग हैं उनकी भी किसी तरह से आप सपोर्ट चाहती हैं? देखिए, पहले तो जो एक प्लान मेरा है वो यही है कि विक्टिम सपोर्ट डेस्क और विक्टिम सपोर्ट सेंटर्स जो हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में इनिशियली खैबर पख्तूनख्वा के लेवल पे वो बनाए जाएं, और वो विक्टिम सपोर्ट डेस्क और सेंटर्स जो हैं वो वही कम्युनिटीज़ लीड करें जिनके इश्यूज़ हैं। जिस तरह हमने ये प्लान किया हुआ है और हम बात भी करें गवर्नमेंट के साथ कि विक्टिम सपोर्ट डेस्क बनाए जाएं जिसमें ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी के जो फोकल पॉइंट है वही विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स हों, क्योंकि वही एक बेहतर तरीके से ब्रिज कर सकते हैं पुलिस के दरमियान या कंप्लेंट्स जो आती हैं उनके दरमियान, कंप्लेनेंट्स के और गवर्नमेंट जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दरमियान। तो मेरा तो ये ख्याल है कि पहले इनिशियली बहुत ज़रूरत है विक्टिम सपोर्ट सेंटर्स की और डेस्क की, ताकि एक सिंगल पॉइंट ऑफ कंप्लेंट मैकेनिज्म बनाया जा सके। सेकेंडली ये कि वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाए जहाँ पे ख्वाजा सरा और ख़वातीन जो कि विक्टिम्स और सर्वाइवर्स हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस की, उनकी एक तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से ट्रेनिंग्स करवाई जाए, साथ में उनकी जॉब प्लेसमेंट के हवाले से काम किया जाए। क्योंकि हमें ये लगता है कि बहुत सारे जितने हमारे पास केसेस आए, जितना हमने काम किया, उसमें यही देखने को मिला है कि या तो तालीम का मसला है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मसला है। तो हम चाहते हैं कि इसको गैप इस तरीके से फिल किया जाए कि पहले तो इनिशियली उसी इंस्टीट्यूशन में हम एक इनफॉर्मल लर्निंग मैकेनिज्म को शुरू करें और साथ साथ उनको इस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स दें ताकि वो अपनी मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी का हिस्सा है वो दोबारा से नॉर्मल पे आ सकें। अच्छा शबाना, सबसे पहले तो हमें एजुकेट भी आप समझती हैं, मैं पूछूंगी आपसे कि जो विक्टिम्स हैं वो भी इस हद तक एजुकेट होंगे, कम से कम वो आके अपनी स्टोरी, अपनी कहानी वो भी शेयर करें, ताकि यू नो लोग भी जितना सुने उनको पता चले, बाकी लोग भी एजुकेट हों। इस हवाले से भी आप कुछ काम कर रही हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो विक्टिम होता है वो बात करने से बड़ा कतराता है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, जब आप इसको देखें कि विक्टिम क्यों सामने नहीं आता, एक तो ये कि हम विक्टिम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो रेपिस्ट होता है, जो हरासर होता है, उसको हम कम हाईलाइट करते हैं। हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम एक विक्टिम को विक्टिमाइज करें, हमें जो है थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना होगा नैरेटिव को, कि हम अगर न्यूज़ में भी चला रहे हैं, मीडिया पे भी दिखा रहे हैं या आगे भी ला रहे हैं, पहले उन लोगों को हाईलाइट करें कि ये हरासर है, ये अब्यूज़र था, ये वायलेंट था, ये इंसान। तो उसके बाद फिर आगे, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। सेकेंडली ये कि कॉन्फिडेंस तब तक विक्टिम्स को, सर्वाइवर्स को नहीं मिलता जब तक आपके इदारे उनकी कंप्लेंट्स को बेहतर तरीके से सुने ना, और ना तो फॉलो अप करें। क्योंकि कई जगहों पे जब खवातीन और ख्वाजा सरा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कंप्लेंट्स को देखने का, तो वो जब अपनी कंप्लेंट्स लेके जाते भी हैं पुलिस तक या कहीं, तो वो या तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में ये कह दिया जाता है कि आपके घर का मामला है, आप इसको घर में सॉल्व कर लें, FIR तो नहीं हो सकती। ख्वाजा सराओं की बारी पे ये होता है कि आप तो खुद जाते हैं, फंक्शंस के लिए जाते हैं, आपने अपना हुलिया इस तरह बनाया हुआ है, उनको देख के आपका सर्विस प्रोवाइडर का काम सिर्फ सर्विसेज प्रोविजन होना चाहिए, मॉरल पुलिसिंग या मॉरल जो एजुकेशन है वो नहीं होना चाहिए। तो जब तक हम ये सॉल्व नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल विक्टिम या सर्वाइवर्स में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि वो सामने आए। उनकी दूसरा ये कि जो हम काम कर रहे हैं, हम विक्टिम्स और सर्वाइवर्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि वो जिस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उनको किस तरीके से सपोर्ट किया जाए, साइकोलॉजिकली जो है उनको सपोर्ट किया जाए, ताकि वो दोबारा से नॉर्मल की तरफ आएँ, दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू करें, दोबारा से नॉर्मल अपनी नौकरियों पे जाएं, एजुकेशन को वापस से रिज्यूम बैक कर सकें। तो ये थोड़ा सा काम है जो हमें लगा है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने से बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, थैंक यू सो मच शबाना, आप हमारे साथ थी, और जैन आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, एंड बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर। जनाब आगे बढ़ेंगे, एक और ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। ख़बर ये है कि शहरियों को सहूलियात फराहम करना हुकूमत की, स्टेट की, रियासत की ऑब्वियसली ये जिम्मेदारी होती है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है सिंध में, कराची में, जहाँ पर रेस्क्यू सर्विस 1122 का आगाज़ कर दिया गया है, और इब्तदाई तौर पर 50
एम्बुलेंस इस्तेमाल की जाएंगी। शफकत अजीज हमारे न्यूज़ रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शफकत, बताइएगा। सबसे पहले तो ये बड़ी अच्छी खबर है, ये तो सुबह सुबह शेयर करनी चाहिए थी लेकिन हम प्रोग्राम के एंड में शेयर कर रहे हैं, तो बताइएगा कितनी एम्बुलेंस हैं और सर्विस का बाकायदा आगाज हो चुका? जी बिल्कुल भैया, रेस्क्यू 1112 बालाकर का आगाज जो है वो सिंध में हो चुका है। सिंध भर के लिए 230 एम्बुलेंसेज जो है वो लाई जाएंगी, जबकि पहले मरले में अभी सिर्फ 50 एम्बुलेंसेज आई हैं जो कराची और लड़काना में अपनी खिदमत सर अंजाम देंगी। कल वज़ीर सिंध ने कहा कि इस रेस्क्यू 1112 सर्विस को जो है वो पुलिस और जो हमारी फायर ब्रिगेड है उससे मुंसलिक किया जाएगा ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरन इन तमाम इदारों को मुतला किया जा सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए। एक देरीना मुतालबा था कराची के लोगों का, सिंध के लोगों का कि ऐसी कोई सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस होनी चाहिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो और जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करे और जो जख्मी है या खुदा न खास्ता किसी हादसे में कुछ शिकार हो जाते हैं तो उनको फौरी तौर पर जो है वो करीबी अस्पतालों में पहुंचाया जाए। तो इस हवाले से सिंध हुकूमत का एक बड़ा अहम इकदाम जो है वो कल हमने देखा कि एक ऐसा चीज जो हमें नजर नहीं आती थी, पेपर्स में नजर आती थी, लेकिन कल अमली तौर पर जो है वो रेस्क्यू 1112 का आगाज हो चुका है। इससे पहले पंजाब में बड़ा मॉडल के तौर पर जो है वो रेस्क्यू 1112 को जो है वो पेश किया जाता था। उसी पैटर्न को अपनाते हुए सिंध हुकूमत ने भी जो है उसकी तारीफ भी की और उसको इस रोल मॉडल को अपनाया और सिंध भर में उनका कहना है कि इसको जो है वो नाफिज अमल किया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता इन एम्बुलेंस की तादाद को बढ़ाया जाएगा और इसका दायरा कार जो है पूरे सूबे तक फैलाया जाएगा। हर जिले की सतह पर जो है वो ट्रॉमा सेंटर कायम करके उसके साथ जो है वो जिला हेडक्वार्टर बनाए जाएंगे जहां से रेस्क्यू 1112 की जो एम्बुलेंसेज है, इमरजेंसी सर्विसेज है, वो वहां से लोगों को फराहम की जाएगी। ठीक है, पंजाब में तो ये सर्विस 2 दहाइयों से काम कर रही है, लेकिन चले कराची में भी देर आए दुरुस्त है। मुझे बताइए कि सिंध के किस किस शहर में ये सहूलत फराहम की जाएगी? शफकत आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी, शफकत हमारे साथ मौजूद हैं और जो खबरें सामने आ रही हैं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने इमरजेंसी सर्विस 1112 का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। इनिशियली इब्तदाई तौर पर 50 एम्बुलेंसेज इस्तेमाल की जाएंगी जिसका दायरा कार बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा, वसी किया जाएगा और कहा यह जा रहा है कि इसको 50 से 230 के नंबर तक लेके जाना है। ऑब्वियसली एक बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और साथ ही साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का ये भी कहना है कि फायर ब्रिगेड, KMC और पुलिस को भी इसके साथ मुंसलिक किया जाएगा। शफकत आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं आवाज आ रही है। शफकत, सिंध के कौन कौन से शहरों में सहूलत फराहम की जाएगी इन फ्यूचर? ये तमाम सूबे के जो शहर है जिसमें हैदराबाद है, सक्कर है, लड़काना है, मीरपुर खास है, नवाबशाह, कश्मीर तक जो बड़े शहर है यहाँ पर इनके जो है वो हेडक्वार्टर कायम होंगे, जबकि ट्रॉमा सेंटर में भी जो है इनके दफातर कायम किए जाएंगे। शहर में पूरे सूबे में जो है जिलाई सतह पर जो ट्रॉमा सेंटर कायम किए जाएंगे वहां पर भी इनके ऑफिस होंगे, एम्बुलेंसेज होंगी ताकि जो है वो शहरियों को इमरजेंसी की सूरत में जो है वो सर्विस फराहम की जाए। इससे कबल भी हम देखते थे कि कोई सुजुकियों में, रक्शों में, इवन के गधे गाड़ियों में भी जो है वो लाशों और जख्मियों को हमने सूबा सिंध में मुंतकिल होते देखा था, लेकिन अब जो है हुकूमत ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा और तमाम जो मरीज हैं या जो कैजुअलिटीज होंगी, जो डेड बॉडीज होंगी, उन्हें रेस्क्यू 1112 के जरिए जो है मुंतकिल किया जाएगा। ना सिर्फ जख्मियों को जो है मुंतकिल किया जाएगा बल्कि इसके साथ साथ जो दीगर जो लोग किसी मुश्किल में होंगे उन्हें भी जो है वो रेस्क्यू 1112 के तहत जो है वो रेस्क्यू किया जाएगा और उनकी जो मुश्किल है वो हल की जाएगी। पंजाब में हमने देखा कि कई ऐसे हादसा होते हैं, कुछ जानवरों के साथ भी हादसा होते हैं, उससे भी रेस्क्यू 1112 का बड़ा अहम रोल हमने देखा। उसी तर्ज पर जो है वो सिंध हुकूमत भी जो है वो चाह रही है कि ऐसा हम रोल मॉडल, ऐसा पैटर्न बनाए ताकि सूबे भर में जो लोग हैं वो इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। जी अच्छा, अब मुराद अली शाह साहब का भी कहना है रेस्क्यू के साथ फायर ब्रिगेड, KMC और पुलिस को भी मुंसलिक किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए दुनिया में ऐसा होता है कि एम्बुलेंस सर्विस अकेले कुछ नहीं कर सकती, इनके साथ जैसे कि फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, ये जब तक नहीं होंगे तो इस अकेले सर्विस का फायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी एक मैसेज अगर किसी जगह मिसाल आग का आता है तो फौरी तौर पर वहां पर एम्बुलेंस की भी जरूरत होती है और पुलिस की भी जरूरत होती है। तो इसीलिए इस इमरजेंसी सर्विस को जो है वो पुलिस और जो साथ साथ फायर ब्रिगेड हुकाम के साथ भी जो है वो लिंकअप किया जाएगा, मुंसलिक किया जाएगा ताकि किसी भी हंगामी सूरत में
तीनों इदारे जो है वो उनमें बैक वक्त पैगाम पहुंच सके और बैक वक्त जो है वो रिस्पॉन्स कर सकें, क्योंकि इससे पहले भी कराची में भी दीगर जगहों पर जो हादसा हुए तो वहाँ पर पुलिस की भी जरूरत होती है, फायर ब्रिगेड की भी जरूरत होती है और रेस्क्यू मतलब एम्बुलेंस की भी जरूरत होती है। तो इससे पहले जो एम्बुलेंसेज थी वो रिफाई इदारों की थी, वो काम करते थे, उन पर लड़ाई झगड़े भी होते देखे हैं। इवन के जख्मियों को उठाते हुए वो अक्सर जो रिफाई इदारे के एहलकार हैं वो लड़ते झगड़ते भी हमने देखा, उनकी वीडियोज भी काफी वायरल हुई। लेकिन इस सवाल से कोई कानून बहुत शुक्रिया शफकत, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। सर्विस से मुतालिक आप सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है खत्म, बहुत सारा अपना ख्याल रखें, कल होगी मुलाकात, अल्लाह हाफिज।